हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 श्वसन जो है, इस चैप्टर का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है अवायवीय और वायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें। यानी कि अवायवीय और वायवीय श्वसन में आपको डिफरेंस बताने हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आप इसमें डिफरेंस ये बता सकते हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहें, हम आपको बता दें कि अवायवीय और वायवीय श्वसन में किसी चीज़ के बीच में अगर आपको डिफरेंस बताना है तो आप उसको दो भाग में बांट कर दे। एक साइड आप वायवीय लिख दीजिए और एक साइड अवायवीय। ठीक है। ये तो आप इधर लिख दीजिए कि वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इधर लिख दीजिए कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। या फिर आप जबकि लगा कर भी इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे इच्छा हो आप लोग उस तरह से आंसर लिख सकते हैं। दूसरा अंतर इसमें ये होता है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण जो है कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। ठीक है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि विखंडन होता है और CO2 और H2O का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तीसरा डिफरेंस ये हो गया। चौथा डिफरेंस इसमें ये हो जाएगा कि वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। क्योंकि अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है पायरुवेट में। ठीक है। तो इसलिए उसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होती है। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर, अवायवीय और वायवीय श्वसन के बीच में अंतर। आइए बढ़ते हैं आगे, दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। यानी कि जो ग्लूकोज का विखंडन होता है और पायरुवेट बनता है, ग्लूकोज का एक अणु से दो अणु, तीन अणु वाला जो ग्लूकोज के यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। पायरुवेट जो कि तीन कार्बन वाले अणु हैं। तो पायरुवेट का विखंडन जो है वो विभिन्न पथ में कैसे होता है वो आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर लिखने से पहले आप ये फिगर देख लीजिए, जिसमें ये है ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। तो यहाँ ग्लूकोज जो है वो विखंडित होता है, जिससे पायरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है। तो पायरुवेट जो है वो आपका अलग अलग तीन क्रिया यहाँ पे करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्या करता है, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि किण्वन कहलाती है, और ये ईस्ट में होता है। दूसरा होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है पायरुवेट से। ठीक है। ये लैक्टिक अम्ल जो है इसका निर्माण होता है हमारे पेशियों में, और फिर इससे क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में जब अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, यानी कि उसके अधिक संचय से क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है। इसलिए जब हम लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, तकलीफ होने लगती है। तीसरा होता है कि जब पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो आपका क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है, और यह क्रिया चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका
हम लोग इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ यही होते हैं। अब इसको आपको थ्योरी के थ्रू लिखना है, यानी कि अपने भाषा में इस चीज़ को पूरा डिटेल में लिख देना है। तो आइए उसको हम यहाँ पे बता देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ। पायरुवेट O2 की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। दूसरा है O2 के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चलने पर या दौड़ने पर हमारी मांसपेशियों में इसी कारण ऐंठन या फिर तकलीफ होती है। ठीक है, तीसरा जो इसका विखंडन का पथ है वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं CO2 तथा H2O का निर्माण होता है। चूंकि यहाँ यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होता है, तो इसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। तो पायरुवेट के विखंडन का विभिन्न पथ ये 3 होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग से एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तीसरा यहाँ पे जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न दिया हुआ है वो है कि स्थलीय कीट जो होते हैं उसमें श्वसन अंग की रचना और श्वसन विधि का वर्णन करें। यानी कि श्वसन अंग की संरचना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है और श्वसन विधि का वर्णन करना है कि उसमें श्वसन कैसे होता है, यानी कि स्थलीय कीटों में। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, स्थलीय कीटों का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। ठीक है, अब इनमें श्वसन विधि मतलब कैसे होती है श्वसन इनमें, तो ट्रैकिया द्वारा क्या होता है कि श्वसन कीटों में होता है। कौन से कीट में? जैसे टिड्डा हो गया यानी ग्रास हॉपर हो गया, तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच, उनमें होता है ट्रैकिया के द्वारा श्वसन। अब कीटों में क्या होता है कि ट्रैकिया द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है, क्योंकि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता जिसमें O2 को बांधने की क्षमता हो। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें आप यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लीजिएगा कि इसलिए उनमें जो गैसों श्वसन जो होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान सीधे ऊतकों में होता है। ठीक है, श्वसन विधि में यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा कि जब जो कीट होते हैं उनमें जब हीमोग्लोबिन जैसा, क्योंकि कोई रंजक नहीं होता है जो O2 को बांधने की क्षमता हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है, जैसा कि हमने लाइव क्लास के दौरान बताया था कि जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और CO2 और हीमोग्लोबिन जब मिलते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये हम लोग के शरीर में यानी मनुष्यों के शरीर में होता है। चूँकि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं होता है जिसमें O2 को बांधने की क्षमता हो, तो इसलिए जो कीट होते हैं उनमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान सीधे ऊतकों में पहुंचाया जाता है। तो ये है श्वसन विधि। स्थलीय कीट को जो कीट है उनके श्वसन अंग की रचना और श्वसन विधि। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है कि स्थलीय कीट के बाद अब दे रहा है कि मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो जैसा कि हमें पता ही है, मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। तो यहाँ पे उसके बारे में आपको बताना है और वो गिल्स के द्वारा कैसे श्वसन करती है, श्वसन विधि को भी बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, जो विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण है। अब गिल्स की रचना बता दीजिए कि प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। हर गिल एक छपटी थैली में स्थित होती है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, गिल कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी या फेरिंक्स में खुलता है और दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद श्वसन विधि देख लेते हैं। तो श्वसन विधि में क्या होता है कि मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फेरिंक्स में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित जो भोजन होता है
वो फेरिंक्स से ग्रसनी में चला जाता है, लेकिन जो जल है वो गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जल में चला जाता है, और इस प्रकार मछलियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछ रहा है कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे उत्तकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन। तो ऑक्सीजन सीधे उत्तकों को क्यों पहुंचाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया क्योंकि कीटों में हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बांध कर रख सके, है ना? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कि कीटों में O2 सीधे उत्तकों को पहुंचाया जाता है, क्योंकि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है, और ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत साकित हवा भरी नलिकाएं हैं, जो एक सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। ठीक है, कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता जिसमें O2 को बांधने की क्षमता हो, इसलिए कीटों को O2 यानी कि ऑक्सीजन सीधे उत्तक को पहुंचाया जाता है। ठीक है, सीधे उत्तक को पहुंचाया जाता है। आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 का उत्तर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि मनुष्य के श्वसनांगों की रचना का वर्णन करें। तो आइए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि मनुष्य के श्वसन अंग जो होते हैं वो होते हैं नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रैकिया और फेफड़ा। ठीक है, अब वर्णन करते हैं इस श्वसन अंग का। तो श्वसन अंग में सबसे पहले होता है हमारा नासिका छिद्र। तो नासिका जो होता है वो मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर दो अलग अलग नासिका वेश्म में खुलते हैं। नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे लैरिंग्स या स्वर यंत्र में खुलती है। लैरिंग्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में खुलती है। ठीक है, अब ट्रैकिया के बारे में समझ लेते हैं। ट्रैकिया जो होता है वो करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसका व्यास लगभग 16 mm होता है। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं, जिससे जो ट्रैकिया है उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जहाँ यह विभाजित होकर दो श्वसनियों में बढ़ जाती है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैली नुमा, ठीक है, रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 गुना 10 का पावर 8 दिया हुआ है। ठीक है, इतने वायु कोष पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 का उत्तर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। यानी कि श्वसन क्रिया जो होता है मनुष्य में उसका यहाँ पे वर्णन करना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मनुष्य में श्वसन क्रिया। श्वसन जो होता है वो दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा जो है वो नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका O2 जो है फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त केशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। दूसरी क्रिया जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया CO2 जो है वो बची हवा के साथ बाहर नासिका से निकल जाता है।
इसे हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्वास के समय फेफड़ों के समीप कुछ अलग 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। तो वो तीनों कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि सीने की जो 12 जोड़ी पसलियां हैं, उनके बीच में स्थित जो पेशियां होती है वो संकुचित होती है प्रश्वास के दौरान। तब पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा जो वो फैल जाता है। वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुंबद के आकार का डायाफ्राम होता है, जो हमारे वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायाफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है, जिससे डायाफ्राम जो है वो कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का जो है आयतन बढ़ जाता है। तीसरा यहाँ पे होता है, उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है। तो ये प्रश्वास के दौरान की जो प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप जो 3 तरह की रचनाएं कार्य करती हैं वो है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं उच्छ्वास के बारे में। तो उच्छ्वास के बारे में समझने से पहले यहाँ पे प्रश्वास का के बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे रह गए हैं। तो इस तरह वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से क्या होता है, फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। इससे बाहर से हवा फेफड़े में चली जाती है। उच्छ्वास में क्या होता है, उच्छ्वास में इस समय पसलियों के बीच की जो पेशियां होती हैं तथा डायाफ्राम की जो पेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं, जिससे पसलियां पीछे खिसक जाती है तथा डायाफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव जो है वो बढ़ जाता है और वे पिचक्कर CO2 मिश्रित हवा को क्या करते हैं, ट्रैकिया तथा फिर नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप आप लोगों को श्वसन क्रिया प्रश्न संख्या 7 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 8 में आपसे कह रहा है कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच में अंतर बताइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बीच में अंतर हमें बताना है। सबसे पहले तो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, श्वसन का जो डेफिनेशन होता है और जो श्वासोच्छ्वास का डेफिनेशन होता है, आप उसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं तो आप इतना लिख ही सकते हैं कम से कम कि यह जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। श्वसन क्रिया जो है वो कोशिकाओं के भीतर होती है और यह क्रिया जो है वो कोशिका के बाहर होती है। कोशिका के बाहर होती है। ठीक है। इसमें यह जो है एंजाइमों, इसमें आपको एंजाइमों की आवश्यकता होती है। श्वसन जो है उसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बीच में इतना डिफरेंस आपको लिखना होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए 2 भाग में करके भी बता दिया, क्योंकि दूसरा प्रश्न मुझे मिल गया था डिफरेंस बताने वाला। तो जो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था कि 2 भाग में आप इसको बांट करके फिर उसमें डिफरेंस बता सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसी तरह से कर दिया। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। तो कोशिकीय श्वसन क्या है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कोशिकीय श्वसन जो है, जब श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है तब उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। कोशिकीय श्वसन जो है वो 2 अवस्थाओं में विभाजित होता है। पहला होता है आपका अवायवीय श्वसन। यहाँ पे आपको अवायवीय श्वसन के बारे में बताना होगा। जो कोशिकीय श्वसन जो है 2 अवस्थाओं में विभाजित होता है, एक अवायवीय और एक वायवीय। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है, इसलिए कि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर अति लघु या लघु होता तो आप सिर्फ इतना पे भी बता सकते थे कि कोशिकीय श्वसन क्या है और इस श्वसन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, कौन कौन है वो, उतना। लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय है तो आपको यहाँ पे डिटेल में इसका उत्तर देना है। तो अवायवीय श्वसन क्या होता है, यह श्वसन का प्रथम चरण होता है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुवेट का निर्माण होता है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, इसलिए उसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में संचित रह जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। पायरुवेट O2 की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है।
O2 के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल के अधिक मात्रा में संचय होने से दर्द होने लगता है। O2 की उपस्थिति में पायरुवेट का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो CO2 और H2O का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये हो गया आपका अवायवीय श्वसन। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन, जो कि कोशिकीय श्वसन का दूसरा अवस्था। तो फ्रेंड्स, वायवीय श्वसन में क्या होता है, यह श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और यहाँ O2 की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है तथा 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर क्या होते हैं, 3 CO2 के अणु बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ H2O तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है जो ATP अणुओं में संचित हो जाती है। ATP के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाएं संचालित होती हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 9 का उत्तर समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही श्वसन चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमने अच्छे से क्लियरली अपने लैंग्वेज में और बिल्कुल आसान भाषा में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं और हर छोटी छोटी बातें भी बता दी है जिससे आपको प्रश्न लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर परिवहन का प्रश्न उत्तर देखेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।